SGC online platform. This is the second lecture of recapitulation of basics of organic chemistry. यह सेकंड लेक्चर है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम बॉन्ड पैरामीटर को डिस्कस करेंगे या उसी को बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड पैरामीटर को डिस्कस करा जाएगा या बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक उसी को कहते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एंगल के बारे में आपको बताई जाएगी। जैसे कि पिछला लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का था तो उसमें क्लियरली आपको समझ में आया होगा, और यह जो लेक्चर है आपका बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक या बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बताया जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक इंक्लूडेड है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या है, उसी के बारे में आज डिस्कस करा जाएगा। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले बॉन्ड लेंथ होता क्या है। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, इस जो मॉलिक्यूल जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड का लेंथ ही या डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ही बॉन्ड लेंथ होता है। तो जैसा कि लिखा है यहाँ पर, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्डेड एटम है उनके बीच के डिस्टेंस का इक्विलिब्रियम ही हमारा बॉन्ड लेंथ होता है। और नेक्स्ट में लिखा है ईच एटम ऑफ बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो बॉन्डेड पेयर एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, जिसको हम बचपन से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कि जब म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो वही कहा है कि इसमें कि ईच एटम ऑफ बॉन्ड पेयर कंट्रीब्यूट इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। फिर उसके बाद ये है कि इसको एंगस्ट्राम में एक्सप्रेस करा जाता है, या पैरामीटर जो इसका है वह एंगस्ट्राम है या पिकोमीटर है। फिर नेक्स्ट में है कि सिमिलरली इन ए कोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड लेंथ इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अप टू कोवैलेंट रेडियस अप टू बॉन्ड एटम। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल AB या कह सकते हो H2 ही बना हो तो उनके बीच के बॉन्ड के डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यह लेंथ कैसे आप लोग निकालोगे। तो चूंकि एक्सपेरिमेंटली तो इसको कैलकुलेट करा जा चुका है, लेकिन थियोरिटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम कहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से आएगा। तो जैसे अगर यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर यह हाइड्रोजन का एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा कुछ। उस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो फिर दूसरा भी इसी तरह से होगा, इसको x मानेंगे। तो अगर हमें H2 का निकालना हो तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, x प्लस x, इसको हम एवरेज या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इसी को कहा जाता है। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं कि अब इसके बाद जो कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम ज्वाइन बाय ए कोवैलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल। वही चीज हमने जो बताया है कि अगर HF मॉलिक्यूल है तो इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, उसी को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो HF H2 से आया होगा, F जो है कि F2 से आया होगा, तो पहले H2 का आप निकालोगे, F2 का आप निकालोगे। तो जब H2 का निकालोगे तो अगर इससे अगर आपको H का डिस्टेंस निकालना हो एक एटम का तो क्या करोगे, हाफ हाफ H2 हो जाएगा। तो उसी तरह से H2, तो वही कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आया है उसका एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे। फिर फ्लोरीन मॉलिक्यूल से आ रहा है तो वहां से एवरेज निकाल करके हम दोनों को ज्वाइन करके और उसका हाफ कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। फिर आगे मूव करते हैं, जैसे कि अगर
जैसे मैं कोई एग्जांपल के तौर पर अगर आप मैं लिखूं तो जैसे मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस हमारा ए है, यहाँ मैं लिख देता हूं, जैसे एक न्यूक्लियस ये है हमारा, फॉर एग्जांपल H2 या F2 की ही बातें आप कर लो। तो जैसे एक न्यूक्लियस ये है और दूसरा न्यूक्लियस हमारा क्या है, दूसरा न्यूक्लियस हमारा ये है, दूसरा न्यूक्लियस हमारा ये है। तो सबसे पहले हमने इसका निकाला होगा, ये हाइड्रोजन अगर एक एटम ए है, यह ए का न्यूक्लियस है और ये क्या है, बी का न्यूक्लियस है। तो अगर मैं बातें करूं, इसका कुछ बीच का न्यूक्लियस ये होगा, तो यहां से यहां के बीच का दूरी ही हमारा क्या होगा, वह मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दोनों न्यूक्लियस का जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, या हाफ ऑफ द टू कोवैलेंट, यही लिखा, दिस इज द कोवैलेंट रेडियस, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द सिमिलर एटम दैट आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड। जैसे कि अगर मैं बातें करूं, यह है, तो यहाँ इस बॉन्ड का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वही हमारा बॉन्ड लेंथ होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस ए है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, तो यहाँ इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही हाफ से डिवाइड कर दोगे, तो वही हमारा न्यूक्लियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल या बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, वो भी जो सिंगल बॉन्ड की बातें करी जा रही हैं। ठीक, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में ये बातें कही जा रही हैं कि अगर आप कंसीडर कर लो कोवैलेंट वर्सेस आयनिक बॉन्ड की, तो बातें करेंगे, चूंकि ऑर्गेनिक में आयनिक की कहीं बातें नहीं होंगी, जब भी बातें होंगी तो कोवैलेंट की बातें कर लेंगे। लेकिन आयनिक के केस में होता क्या है, आयनिक के केस में होता क्या है कि जैसे मान लो यह कोवैलेंट है, तो इसमें दो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से दिया जाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक आयनिक के केस में एक ही एटम के द्वारा दे दिया जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। तो एक, जैसे अगर मैं NaCl की बातें करूं तो Na+ पहले रहा होगा, और Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके NaCl बॉन्ड बनाता है, और इस पे हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वही यह अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सब, तो वही। अब इसके बीच का डिस्टेंस सेम केस उसी तरह से निकाला जाता है। जैसे मान लो ये क्या है, अगर मैं कैटायन छोटा होता है, कैटायन है, ये दूसरा क्या है, एनायन है, तो यह कैटायन है, यह एनायन है। तो इसके अगर मैं बातें करूं तो यानी कि कैटायन ने ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, वह इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होगा, तो उसी तरह से दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के न्यूक्लियस का वो एवरेज ले लेंगे तो निकल जाएगा। फिर आगे मूव करते हैं, वंडरवाल रेडियाई क्या होती है। तो वंडरवाल रेडियाई, जैसे अभी तक हमने मॉलिक्यूल का देखा बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, तो उसके लिए हमने करा क्या था, एक जो A2 है उसका एक एटम लेकर के उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी लेते थे, फिर दूसरे एटम को लेकर के उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बीच की दूरी लेकर के हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते थे। और दोनों का डिस्टेंस निकालने के बाद मान लो यहाँ से x आया डिस्टेंस, यहाँ से y आया, तो हम क्या कर देते थे, हाफ हाफ दोनों को हाफ ले लेते थे, वो हमारा निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल के केस में जैसे आपसे पूछेगा एक मॉलिक्यूल हमारा ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल मान लो A2 ये है हमारा और फिर B2A है। अब मान लो हम दोनों को कम क्लोज में रख रहे हैं, तो अब इन दोनों का कम क्लोज मतलब अट्रैक्शन में आएगा। जैसे 3 टाइप के वंडरवाल अट्रैक्शन होते हैं, इंड्यूस डाइपोल, वो सब डाइपोल, मतलब वो सब जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो अब यहाँ से कैसे आप डिस्टेंस निकालोगे इसका, तो उसके लिए जब दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस लिखा जाता है तो उसी को वंडरवाल रेडियाई कहा जाता है, उसको हम निकाल लेंगे अपने फार्मूले से। ठीक, और आगे मूव करते हैं। क्योंकि आपको वंडरवाल रेडियाई के बारे में नहीं पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, केवल वही बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड लेंथ एटम में ही देखना है, और उसके बॉन्ड पैरामीटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो एक चीज ये जान लो, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है एक। तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड
स्ट्रांग होगा डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इसमें क्या है एक सिग्मा और दो पाई है, और इसमें क्या है एक सिग्मा है और एक पाई है, और ये क्या है सिग्मा है। तो यह अकेले है, यह सिग्मा भी है पाई भी है, यह सिग्मा है और दो पाई है, तो यानी कि यह बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब ज्यादा स्ट्रांग होगा इसकी लेंथ कम होगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर इसकी मैं बातें करूं, इस डिस्टेंस की बातें करूं, इस डिस्टेंस की बातें करें, यानी कि एक कार्बन न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन न्यूक्लियस की इसमें मैं बात करूं, एक कार्बन से दूसरे न्यूक्लियस की इसमें और इसमें बात करूं, तो इसका जो है स्ट्रांग कम हो, स्ट्रांग बॉन्ड स्ट्रांग होगा और लेंथ कम होगा। यही बातें लिखी गई हैं। फिर लिखा है द ट्रिपल बॉन्ड आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रांग बॉन्ड फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सॉरी, और डबल बॉन्ड। फिर लिखा है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज द स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, वही लिखा है कि बॉन्ड लेंथ या जो है कि डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद है कि जो बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूलर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है आर ट्वाइस ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई होता है, दो गुना होता है। जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ होता है वह कोवेलेंट रेडियाई का दो गुना होता है। जैसे H2, तो अगर H2 का निकालना हो तो डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लो, जितना आएगा उसी के दो से गुणा कर दो वो निकल जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। अब बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, इसी को बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है, इसको देखना है। तो बॉन्ड एनर्जी होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हमारा यह एक मॉलिक्यूल है तो इस बॉन्ड को तो इसके 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही उसकी होती है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी। देखो लिखा है ना कि डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन ए गैसियस स्टेट। जैसे कोई हमारा मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में है, अगर गैसियस स्टेट में भी ना रहे तो हम उसको सबलाइम करके गैसियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गैसियस में है तो इसका मॉलिक्यूल को, इसके 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितना हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, वही हमारी क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। और जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा, जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड रहेगा, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा बड़ा होता है कंपेरिजन टू सेकेंड डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा सिंगल बॉन्ड से बड़ी होती है। और एक चीज याद रखना हमेशा कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड हमारा होता है वह हमेशा बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। ये बातें हमेशा आपको याद रखनी होगी। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ से कुछ बातें हैं। तो वही बातें हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड, जो हमने बताया कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा पाई बॉन्ड से। अब जब ज्यादा मजबूत होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। सिग्मा को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, यह अगर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा, तो जब भी आप ब्रेक करोगे एनर्जी देते जाओगे, एनर्जी देते जाओगे, तो यह जो बॉन्ड है यह कम एनर्जी पे ही ब्रेक कर जाएगा। और जब इसको तोड़ना होगा हायर अमाउंट में और एनर्जी देनी पड़ेगी। तब पहले हमेशा तोड़ोगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, बाद में जाकर के हमारा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। और यह है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप में, और फिर उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन पे कि मतलब जो sp3 होता है वह ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि सब इसमें हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसमें sp2 वाले में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ आप लोग देखते हो कि पाई बॉन्ड बन जाता है इसमें। और यह जो p और s वाले हैं, आपको पता है कि जो p वाले ऑर्बिटल हैं यह एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि
यह हाइब्रिड जितने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए इसको कम एनर्जी पे ही ब्रेक कर जाता है। और यस वाले की सबसे एनर्जी कम होती है तो वो कम एनर्जी पे ही ब्रेक कर जाता है। और फिर उसके बाद ये है कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज विच डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होता जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ आपको देख सकते हो, यहाँ कार्बन कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं रहेगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और नाइट्रोजन के केस में एक एक लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उससे कम रहेगा और O2 मॉलिक्यूल से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर हैं। क्लियर? अब इसको देख सकते हो, आगे मूव करते हैं। अब बातें कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो बॉन्ड एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉन्ड एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइन के बीच के एंगल को ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो वही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल मॉलिक्यूल। तो हमेशा ये जान लेना कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बातें कर लूं, तो जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाता था तो अच्छे से इनऑर्गेनिक में उसको पढ़ाया। हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसका एक बॉन्डिंग लोब होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला हमेशा बड़ा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई जाती है। और उसी तरह से ये भी बॉन्डिंग लोब होगा, दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। तो कहीं कहीं बुक में एंटी बॉन्डिंग को नहीं दिखाया जाता है। तो जब बॉन्ड एंगल देखा जाएगा तो जिस दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उन्हीं के बीच का डिस्टेंस, उन्हीं के बीच का एंगल ही हमारा बॉन्ड एंगल होता है। बॉन्ड एंगल का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड के बीच का एंगल। तो बॉन्ड तो हमारा यही बना रहे हैं ना, तो इन्हीं के बीच का एंगल हम देखेंगे, वही बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर? और यह बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप H2O में देख सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ड्यू टू लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से इसमें बेंट भी शेप हो जाता है और बॉन्ड एंगल घट करके 104.5 डिग्री हो जाता है। क्लियर? अब यह रिपल्सन की चीजें हैं कि लोन पेयर रिपल्सन में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। फिर है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एटम ऑलवेज ट्राई टू रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आगे है ड्यू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द बॉन्ड आर डिस्प्लेड रिजल्टिंग ए डिक्रीज ऑफ बॉन्ड। ऐसा इसको एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं मान लूं, जो एग्जांपल जैसे मान लो H2O की ही हमने ले लिया, H2O का ही हमने एक बार एग्जांपल ले लिया। तो देखो ये हमारा O है, H2 है, और यहाँ पर हमने एक लोन पेयर है और यहाँ पर क्या है? दो लोन पेयर। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, और ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन में जाता है। किसमें जाता है? रिपल्सन में जाता है। अब इन दोनों के बीच रिपल्सन होता है, इन दोनों के बीच बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की वजह से जब रिपल्सन होगा तो यह इधर भागेगा और यह इधर भागेगा। तो जब यह इधर भागता है तो यह लोन पेयर फिर इस लोन पेयर के साथ रिपल्सन में जाता है। जब यहाँ लोन पेयर रिपल्सन होने लगता है तो फिर ये वाला इधर भागता है और ये वाला इधर भागता है। तो पहले क्या था? ये वाला पहले क्या था? ये वाला इधर भाग रहा था, फिर ये वाला बाद में इधर भागा, तो कांस्टेंट पोजीशन ऑक्युपाई कर लेता। फिर वही चीज इधर भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने लगेगा। तो जब इधर फिर रिपल्सन होने लगेगा वाला है, तो ये भी लोन पेयर एक कांस्टेंट पोजीशन पे ऑक्युपाई कर लेगा। फिर ये जब इधर भागेगा और ये इधर भागेगा तो यहाँ पर जो रिपल्सन होता है उसका नाम हम देते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन।
तो ये रिपल्सन होगा, फिर ये इधर तब भागेगा, ये इधर भागेगा। रिपल्सन मतलब दोनों एक दूसरे को खदेड़ते हैं, तो ये बाद में जाकर फिर एक एग्जैक्ट कांस्टेंट पोजीशन सब जाकर सब एटम और सब लोन पेयर ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो वही एक कांस्टेंट पोजीशन वो ऑब्जर्व करा गया कि वो एक एंगल 104 डिग्री 28 मिनट पे ऑक्युपाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे डिक्रीज करेगी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो अगर यही जो ये होता तो, और फिर आपने NH3 में देखा था कि NH3 का में नाइट्रोजन का लोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल वो ज्यादा होता है। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो आप लोग ये रिलेशन लिख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड इंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आपका बॉन्ड पैरामीटर खत्म हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।